नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो आज चांदी पर है। हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से गोल्ड के साथ साथ चांदी की रफ्तार बढ़ी है, 1 लाख के पार जाने के बाद अब चांदी का नया ठिकाना कहां पर है, चांदी की आगे की तैयारी क्या है, और अगर आप चांदी में निवेश करना चाहते हैं, चांदी खरीदना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चांदी में निवेश के कितने विकल्प हैं और चांदी की प्योरिटी यानी शुद्धता आप कैसे पहचान सकते हैं। तो आज का ये पूरा शो चांदी के ऊपर होगा। गोल्ड पर हमने आपको बहुत दिखाया, लेकिन आज हम चांदी की पूरी डिटेल जानकारी आपको देंगे, बताएंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद मेहरा साहब, जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के, और साथ ही हमारे साथ राहुल मेहता होंगे, एमडी सिल्वर इंपोरियम के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेहता जी आपसे, आप जरा बताइए सर, चांदी में अगर हम देखें तो आप देखिए कि 3 महीने में 22% चांदी के दाम बढ़े हैं और इस साल 40% से ज़्यादा की तेज़ी आई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या चांदी की ये तेज़ी बिल्कुल फंडामेंटली ड्रिवन है या आपको लगता है इसमें बहुत कुछ पैनिक का भी कंट्रीब्यूशन है? नहीं, मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और आपको सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या ये फंडामेंटली चांदी तेज हो रही है या इसमें कोई पैनिक रिएक्शन भी है। बिल्कुल पैनिक रिएक्शन है, इसीलिए क्योंकि फंडामेंटली कभी चांदी चली ही नहीं। फंडामेंटली चांदी को पहले ही बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन चांदी को किसी न किसी वजह से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मैं यदि हिंदी शुद्ध हिंदी में कहूं तो वो इज्जत नहीं मिली चांदी को, जो इज्जत चांदी को मिलनी चाहिए थी। वो इज्जत कभी मिली नहीं। चांदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय बाजारों में पिछले 1 साल में 40% बढ़ी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पिछले 1 सालों में चांदी 59% तक बढ़ गई। $22 से चांदी लगभग $35 के आसपास आ गई। तो चांदी का जिस प्रकार का यूसेज बढ़ रहा है, जो विकल्प चांदी के लिए नए नए खुले हैं, जो सोलार पैनल में चांदी यूज होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में चांदी यूज होगी, जो कार की इलेक्ट्रिक कारों की ईवी बैटरीज में चांदी यूज होगी। इसमें एक कार में अगर एक टिपिकल कार है तो उसमें 20 ग्राम चांदी चाहिए, और कई कारों में मल्टीपल सेल लगे होते हैं। कुछ कुछ कारों में तो 200 सेल लगे होते हैं, वहां पर तकरीबन तकरीबन आधा किलो 1 किलो चांदी चाहिए एक एक गाड़ी के अंदर। तो यदि इस प्रकार के विकल्प नहीं खुलते हैं चांदी के लिए, तो चांदी फंडामेंटली पहले ही बहुत तेज हो जानी चाहिए थी। उसमें एक रफ्तार पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन फाइनली देर आए दुरुस्त आए, चांदी अब धीरे धीरे अपना सही अस्तित्व ढूंढ रही है, और बहुत ही जल्द हम इसको एक मैं कहूं तो एक इज्जत वाली स्थिति में चांदी को देखें। ये तो आप कह रहे हैं कि चांदी में अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं अगले गेस्ट के पास जाऊं उससे पहले कुछ डेटा आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि 2020 में, मतलब बहुत वक्त नहीं बीते हैं, महज 4 साल पहले चांदी का भाव 33,500 के आसपास था। आप सोचिए, 33,500 रुपये किलो। ये वही प्राइस है जितनी की तेज़ी आ गई है इस साल में। मतलब इस साल 30,000 की तेज़ी आ गई है चांदी में, और महज 4 साल पहले इसके आसपास का भाव हुआ करता था, है ना। 22 में ये भाव बढ़ के हो गया 68,000, 23 में 75,000 और 24 में 1 लाख। तो बहुत तेज़ रफ्तार से चांदी ऊपर गई है। तो सैयद मेहरा जी, अब आप बताइए। मेहता जी कह रहे हैं कि अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। क्या आपको भी लगता है कि गोल्ड के मुकाबले चांदी की कहानी ज़्यादा ब्राइट है? सैयद जी। नमस्ते मृत्युंजय जी, आपको और आपके दर्शकों को सबको धनतेरस की और दिवाली की काफी शुभकामनाएं। देखिए, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, गोल्ड के अंदर बोलते हैं, आज अगर सिल्वर बोले तो पुअर मैन्स गोल्ड एक तरीके से बोल सकते हैं उसको, कि आज अगर एक जमाना था, एक चल रहा है, जिस तरीके से गोल्ड आगे बढ़ रहा है, 80,000 82,000 के रेट्स हो गए। सिल्वर के नहीं हुए, अभी भी सिल्वर की ज्वेलरी अगर आप देखेंगे तो हर शोरूम के अंदर, कितने भी रिटेल शोरूम है उसमें सब में सिल्वर ज्वेलरी का एक सेक्शन हर शोरूम में बन गया है। अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी के सेट्स देखेंगे, कुंदन की ज्वेलरी के सेट्स देखेंगे गोल्ड में, सेम चीजें अभी सिल्वर के अंदर भी उपलब्ध हो गई हैं। तो काफी लोग आज भी जिनकी जिनकी इनकम 5 लाख 10 लाख ईयरली है,
वो अपने मैरिजेस में, अपने लेन देन के अंदर ज्वेलरी जो पहन रहे हैं वो भी सिल्वर की पहन रहे हैं या गोल्ड प्लेटेड और सिल्वर पहन रहे हैं, तो सिल्वर की ज्वेलरी भी चलने लग गई है। लेन देन के अंदर भी आज इस बार जैसे दिवाली का जो धनतेरस गया उसमें सिल्वर के सिक्के, सिल्वर के बर्तन, सिल्वर के छोटे छोटे कॉइन्स, उसके की चेन्स काफी लोगों ने गिफ्टिंग के अंदर भी यूज हुई है, जिस वजह से जो अभी सिल्वर के अंदर रुचि है वो लोगों की बढ़ रही है। और जो भाव है 98,500 जो अभी थोड़ा घटा भी है, टेम्पररी ब्रीदर जिसको बोलते हैं, जो लिया है वो आने वाले टाइम अगले साल के अंदर जो 35 to 45% की तेजी आ सकती है, जबकि गोल्ड के अंदर सिर्फ 15 to 17% की तेजी अगले साल लग रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट रूप से जिस तरीके से इंटरनेशनल फंड से जिसने गोल्ड के ऊपर फोकस जो दिया है, उस लेवल का चांदी के ऊपर फोकस अभी तक नहीं आया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले साल चांदी के ऊपर फोकस रहेगा और चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट से अगले साल 40 to 45% की तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 40 से 45% की तेज़ी अगले साल चांदी में दिख सकती है। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं राहुल मेहता साहब, जो कि एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के, चांदी पर गहरी पकड़ रखते हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि चांदी के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं? चांदी में ओवरऑल फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लोगों का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी है चांदी मेटल में। चांदी का जिस हिसाब से वाइड स्प्रेड यूज़ हो रहा है, जिस हिसाब से हम लोग लोकल मार्केट्स में चांदी के स्टोर्स देख रहे हैं, नंबर ऑफ स्टोर्स जो बढ़ रहे हैं, सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड देख रहे हैं। सो ओवरऑल ये तो ना बहुत से फैक्टर मिला के एक लग रहा है कि चांदी एक रोबस्ट ग्रोथ दे सकता है प्राइसेस के अंदर, और काफ़ी लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है चांदी में इन्वेस्टमेंट करते। क्यों लोगों ने पिछली पहले देखेंगे तो चांदी में 76 ऊपर में हाई मारी थी, जो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर बाद में नीचे में 36 हो गई थी। अगर चांदी गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और चांदी ऑल टाइम हाई से अभी भी काफ़ी नीचे चल रही है। ओमेक्स पे अगर ऑल टाइम हाई चांदी का देखने जाए तो $49 है और चांदी अभी चल रही है $35, तो अभी भी काफ़ी बड़ा गैप है ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए। तो ये सब सारे फैक्टर्स है जिससे लग रहा है कि चांदी आगे जाके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आप भी कह रहे हैं, मतलब तीनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चांदी के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, लिहाजा आगे आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल पर ये मेहता जी कि सुरेंद्र मेहता जी कि चांदी में बेशक फंडामेंटली आप लोग बहुत मजबूत बता रहे हैं, लेकिन चांदी की चाल गोल्ड के मुकाबले काफ़ी अलग रही है। अलग इन द सेंस कि चांदी का मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होता है। आप देखिए कि 75,000 का लेवल जब पिछली बार चांदी ने ऑल टाइम हाई टच किया था, फिर लंबे समय तक वो लेवल चांदी का नहीं दिखा। 30,000, 35,000, 40,000 के आसपास चांदी घूमती रही सालों। और ग्लोबल मार्केट में तो अभी भी 49 के डॉलर के लेवल से चांदी करीब करीब $15 नीचे है। और $49 आप बताइए कब मार्केट ने टच किया था। तो मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि चांदी की ये जो उतार चढ़ाव वाली चाल है, क्या ये थोड़ा डराती भी है कि भाई 1 लाख का लेवल टच तो कर लिया, फिर 1 लाख का लेवल टच करने, क्योंकि गोल्ड में ऐसा नहीं होता है। गोल्ड अगर एक बार किसी एक लेवल को ठीक से क्रॉस कर लिया, दोबारा जल्दी आता नहीं है, अगर एक आध अपवाद को छोड़ दें तो। लेकिन चांदी में ऐसा हुआ है। तो क्या ये डर है मार्केट में कि 1 लाख का लेवल दिखा तो दिया, लेकिन एक बार फिर यहाँ से दूर हो जाए तो फिर सालों तक दूर? देखिए मृत्युंजय जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है। इसमें हमें दो पहलू देखने होंगे कि चांदी की चाल जब पहले होती थी, जब चांदी, जैसे राहुल जी ने कहा, पहले $49 हुई, 76,000 हुई चांदी, फिर नीचे गिरकर 33-36 हजार में भी चांदी मिली। तो पहले चांदी के पास कोई फंडामेंटल रीजंस नहीं थे बढ़ने के लिए, वो सिर्फ स्पेकुलेटिव ट्रेड होता था, स्पेकुलेटिवली चांदी बढ़ती थी। यदि हम चांदी का इतिहास भी देखें तो हंट ब्रदर्स वगैरह जो इतिहास है वो यही दिखा रहा है कि चांदी हमेशा से एक स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट रहे। लेकिन पिछले 3 सालों में इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल रूप में इतना ज्यादा होने लगा कि अब वो स्पेकुलेटिव ट्रेड फंडामेंटल ट्रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इसीलिए अब अगर चांदी बढ़ती है, क्योंकि तो हमें वो एक्चुअल मार्केट दिखाई देगा। आप पिछले 3 सालों से चांदी का ओवरऑल कंजम्पशन विज़ा विज़ प्रोडक्शन देखें तो चांदी एक्चुअल शॉर्टेज के रूप में
दिखाई देती है। जितने भी आंकड़े चांदी के हैं, चांदी का ग्लोबल प्रोडक्शन 34,000 टन है, लेकिन सामने कंजम्पशन करीबन 34,500 टन, 700 टन या 35,000 टन के आसपास है। तो चांदी का ये जो प्रोडक्शन vis-a-vis कंजम्पशन रेशियो है, ये बढ़ता जा रहा है। तो इवेंचुअली जो स्पेक्युलेटिव ट्रेड है वो फंडामेंटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इसीलिए अब चांदी में पिछले बार की तरह जैसे 76,000 हो गई तो 33 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि कोई भी चीज तेजी से ऊपर सिर्फ बढ़ती नहीं है, वो नीचे भी आएगी। मेरे ख्याल से हमें कभी भी चांदी में भी तैयार रहना चाहिए। 10 से 11% डाउनफॉल चांदी में भी कभी भी आ सकता है, लेकिन वो एक अच्छी डिप पोजीशन होगी, और वहां पे हर पोजीशन पे बाइंग अच्छी बनती है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एक छोटा मोटा करेक्शन आएगा 10% के आसपास का, लेकिन वो करेक्शन बाइंग का एक अच्छा लेवल होगा। मेहरा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आप बताइए, क्या आप भी ये मानते हैं कि चांदी में कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी, बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, या पुराने इतिहास को देखें तो उसको देखते हुए चांदी में बड़ी गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है? क्या मानते हैं आप? देखिए, जब भी आप देखेंगे एफएनओज यानी फ्यूचर्स के अंदर गोल्ड हमेशा धीरे धीरे बढ़ता रहा है, जिससे लोग जनरली गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करके उसके अंदर जो फिगर्स हैं, जो ट्रेडिंग है, ज्यादा होती है। और वैसे ही आप देखेंगे चांदी के अंदर पिछले सालों के अंदर जब भी एफएनओज या फ्यूचर्स के अंदर भी लोगों ने सौदे किए हैं, चांदी अचानक से जब घट जाती है तो अचानक से काफी लॉस हो जाता है जो ट्रेडर्स होते हैं उनको। इस हिसाब से लोगों ने चांदी को अंदर ट्रेडिंग वो क्वांटिटी में नहीं कर रहे थे जो क्वांटिटी में गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं। उस वजह से मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से चांदी एक्चुअली मेन स्ट्रीम के अंदर आ गई है, चाहे वो चाइना के अंदर इंडस्ट्रियल यूजेज हो, इंडिया के इंडस्ट्रियल यूजेज हो, या जो मल्टीपल शोरूम्स अभी सिर्फ चांदी के खुलने लग गए हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी चांदी के अंदर ऐसी कोई भयंकर गिरावट 20 to 25% की नहीं आएगी। अपसाइड के चांसेस ज्यादा हैं, लोअर साइड मान लो 10 to 15% हो सकते हैं, लेकिन अपवर्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए इसके अंदर आगे जाके, क्योंकि अभी जिस स्पीड से गोल्ड बढ़ा है उसको कैचअप चांदी कर रहा है। अगर अगले साल जैसे कि 1,40,000 45,000 और 2 से 2.5 साल के अंदर 1,75,000 से 1,80,000 के आसपास के भाव भी चांदी के अंदर दिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर सेल ऑफ आएगा तो मार्केट के अंदर इसके बायर्स फ्यूचर्स के अंदर और प्रेजेंट मार्केट के अंदर भी अभी है। ओके, ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत गिरावट की संभावना नहीं होगी, छोटा मोटा करेक्शन आएगा, लेकिन ओवरऑल चांदी में एक बड़ी तेज़ी सामने खड़ी है। राहुल मेहता जी, आप एग्री करते हैं, या आपको लगता है कि चांदी की जो पुरानी आदत रही है कि बहुत तेज़ी आ जाए उसके बाद सालों तक उस लेवल से दूर, ऐसा कुछ होने वाला है? इसी चांदी में वॉलेटिलिटी तो रहने वाली है। प्राइस में वॉलेटिलिटी, चांदी एक बहुत वॉलेटाइल मेटल है, तो आप कभी भी किस स्तरों पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे बोलोगे कि अगर मैं 1 लाख पे इन्वेस्ट करना है तो मैं एक बार सोचूंगा, और 86 से लेके 92,000 के लेवल पे मैं काफ़ी कंफर्टेबल होऊंगा बाइंग करने के लिए। अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो वो SIP के जरिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ताकि उसका रिस्क भी स्प्रेड हो जाए और साथ में उसका रेट भी एवरेज आउट हो जाए। ओके, ठीक है, तो आप करें कि थोड़ा सा करेक्शन आ जाए तब नया निवेश इसमें करना चाहिए। अब चांदी के आउटलुक की तो बात हो गई, और फाइनल जो है कि इस साल के आखिर तक चांदी का प्राइस क्या होगा ये हम आपको आखिर में बताएंगे। लेकिन अब दूसरा सवाल ये है मेहता जी कि ठीक है, आप लोगों ने कहा कि चांदी के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं। अब जरा आप बताइए कि चांदी में निवेश के कौन कौन से विकल्प हैं और उसमें सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है? देखिए मृत्युंजय जी, चांदी में जो निवेश के विकल्प हैं, दो विकल्प हैं बेसिकली। या तो आप फिजिकल बाय करें, या आपको दूसरा जो विकल्प है वो ETF बाइंग है। और जिस तरह से डिजिटल गोल्ड मिलता है आजकल, डिजिटल सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कुछ कंपनियों ने शुरू किया है, वो भी पॉसिबल है। जो ETF का विकल्प है वो 2022 के पहले नहीं था, 2021 के पहले नहीं था। उसे हम लोगों ने शुरू करवाया, सरकार ने हमारी दरखास्त सुनी और तुरंत सरकार ने सिल्वर ETF के ऊपर इनिशिएटिव लिया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिल्वर के ETF होते थे, भारत में नहीं है। और आप देखिए उस सिल्वर ETF में भी रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, रिकॉर्ड कलेक्शन है। तो चांदी के जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने बेहतर होते जा रहे हैं, और हम तो ये चाहते हैं
कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकार विकल्प के मौके दे। जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की बात करते हैं, उसी प्रकार क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक सिल्वर रिसीट का भी के बारे में भी सोचा जाए। तो ये हम सरकार से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा सबसे मुख्य ध्येय है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, उन्हें प्योरिटी वाला माल मिलना चाहिए और उन्हें यदि वो पेपर सिल्वर भी खरीदते हैं, जैसे डिजिटल सिल्वर खरीदते हैं या ईटीएफ के जरिए खरीदते हैं, तो भी उन्हें हर प्रकार की उनकी सुरक्षा रहनी चाहिए, उनका निवेश जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। ओके, आ, ठीक बात है। ठीक है, अब संयम जी आप बताइए सर, सिल्वर क्वाइन खरीदना क्या ठीक है लॉन्ग रन के लिए? अगर किसी का पर्पस हो कि हम लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट करें, तो मतलब क्या लें? चांदी का क्वाइन लेना ठीक है या चांदी की ज्वेलरी भी चलेगी? देखिए, चांदी के अंदर गोल्ड की सेल्स बढ़ी तो चांदी के अंदर थोड़ी सी सेल्स कम होने का कारण यही है कि हॉल मार्किंग जो है वो चांदी के ऊपर पूरे तरीके से अभी पूरे इंडिया के ज्वेलर्स नहीं कर रहे। हमने सबको ये हमने मिनिस्ट्री में भी बोला है कि चांदी के ऊपर भी हर प्रोडक्ट के ऊपर हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी जाए। अभी अगर चांदी के सिक्के अब हम खरीदते हैं, 92.5 के सिक्के भी खरीद रहे हैं। कुछ लोगों का कल काफी लाइन लगी थी जवेरी बाजार में, वहां पर चांदी के बर्तन, चांदी की कटोरियां, ग्लासेस, सब चीजें बाइंग हुई है, चांदी की ज्वेलरी की बाइंग हुई है। लेकिन इन्वेस्टमेंट स्वरूप से चांदी के सिक्के, चांदी के जो सिल्ली आती है 30 किलो की आए या 1 किलो के बार्स आए, उसकी भी बाइंग करके इन्वेस्टमेंट स्वरूप से बाइंग कर सकते हैं, जो लॉन्ग रन के अंदर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट स्वरूप से लिया जा सकता है। डिजिटल सिल्वर, काफी रिटेलर्स ने डिजिटल सिल्वर भी चालू कर दिया है, जहां पर 100 रुपए के ऊपर से भी सिल्वर की बाइंग डिजिटल सिल्वर के रूप से हो सकती है। उसका अमाउंट अगर पूरा कुछ वैल्यू हो जाए, 5,000 हो जाए, 8,000 हो जाए, उसकी वैल्यू के हिसाब से वो सिल्वर वहां पर बाय करके अपनी डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से धीरे धीरे भी डिजिटल सिल्वर की बाइंग हो सकती है। सिल्वर कॉइन्स की काफी लाइन लगी थी, कल भी जवेरी बाजार में एक एक दुकानों के बाहर जो सिल्वर सेल कर रहे हैं, जिन्होंने 1 ग्राम, 2 ग्राम, 8 ग्राम, 100 ग्राम तक सिल्वर लाइनें लगा के लोगों ने बाइंग की है। और इन्वेस्टमेंट स्वरूप से काफी सालों से उनके रिटर्न्स अच्छे आते हैं और इमीडिएटली कुछ ही मिनटों के अंदर अगर आपको सेलिंग हो तो वो इनकैश भी हो जाते हैं। ठीक बात है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चांदी से जुड़ी हुई कुछ और अहम बातें तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है चांदी पर। अब राहुल जी आप ये बताइए कि आप तो चांदी में डील करते हैं, आप बताइए अगर कोई मान लीजिए 100 ग्राम, जैसे कि अभी मेरा ये कहते हैं 1-1 किलो के बार लोग लेते हैं, अगर कोई चांदी का ले रहा है तो उनको प्योरिटी की गारंटी कैसे मिलेगी? वो कैसे जान सकते हैं कि ये चांदी कितना प्योर है? जी, जैसे चांदी के बर्तन लोग स्टोर्स पे बेचते हैं, बार्ड एंड कॉइन्स भी बेचते हैं, तो सब प्रोडक्ट्स हॉलमार्क अप्रूव होते हैं। जैसे बार में भी हॉलमार्किंग होती है, तो हॉलमार्किंग एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप कभी भी चांदी खरीदिए तो उसमें हॉलमार्किंग में इंसिस्ट करिए और हॉलमार्क वाला चांदी और चांदी लीजिए और बर्तन भी लीजिए, तो आपकी जो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे चांदी के अंदर वो सिक्योर हो जाता है। हॉलमार्क आता है सर? राहुल जी, चांदी का बर्तन भी हॉलमार्क मिलता है? 100% हॉलमार्क होते हैं और हॉलमार्किंग के चार्जेस भी बहुत नॉमिनल है। आज चार्जेस खाली 35 रुपया पर पीस है, तो बहुत नॉमिनल चार्ज है, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट या जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो चांदी प्रोडक्ट में वो सिक्योर हो जाता है। ओके, ठीक है। लेकिन सुरेंद्र मेहता जी, आपके तो इतने सारे मेंबर हैं देश भर में, क्या हॉलमार्क चांदी बिकती है ज़्यादा, या चूंकि अभी हॉलमार्क इसमें मैंडेटरी नहीं है तो इसका फ़ायदा उठाया जाता है और बहुत कम लेवल पे इसकी बिक्री होती है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत कम लेवल पे हॉलमार्किंग वाले बर्तनों की और ज्वेलरी की, सिल्वर के ज्वेलरी की बिक्री होती है। कुछ चुनिंदा जो रेप्यूटेड लोग हैं वो उसे जरूर बेचते हैं हॉलमार्क करा के, क्योंकि भारत में अभी भी चांदी के ऊपर हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। अच्छा। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम खुद चाहते हैं कि चांदी पर जल्दी से जल्दी हॉलमार्किंग को लागू कर दिया जाए। यदि चांदी पर हॉलमार्किंग लागू कर दी और उसकी प्योरिटी के स्टैंडर्ड बढ़ गए तो ऐसे ही चांदी का कंजम्पशन मेरे ख्याल से भारत देश में 20 से 30% तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि चांदी पर जल्दी से जल्दी हॉलमार्किंग लागू मैंडेटरी हो जाए। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ मेरा जी आपसे, कि जो जब हॉलमार्क चांदी की बिक्री नहीं हो रही होती है
तो उसमें कितनी मिलावट की गुंजाइश होती है? क्योंकि कई बार गोल्ड में पहले देखा गया था कि बहुत कम कैरेट के गोल्ड दिए जाते थे जब हॉलमार्क मैंडेटरी नहीं था। तो अभी सिल्वर में नहीं है मैंडेटरी, तो मान लीजिए क्या चीटिंग की कितनी गुंजाइश होती है इसमें? आप तो अंदर की बात जानते होंगे। मैं चीटिंग के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलिए ना सर खुल के, आप तो खुल के बोलने के लिए जाने जाते हैं मेरा जी। कि 70%, 75%, 80% तक की भी चांदी हाँ। सेल हो रही है शॉप्स के अंदर, जहां पर हॉलमार्किंग नहीं होती है। हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं है, हॉलमार्किंग अपने ऊपर है हम कराएं कि नहीं। काफी जितने रेप्यूटेड शोरूम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सारा माल हॉलमार्क करवा के ही सेल कर रहे हैं। और अगर कस्टमर अपने शोरूम से जहां से माल खरीद रहा है उसको बोले कि आप हॉलमार्क करवा के दीजिए, तो 100% वो शोरूम वाला हॉलमार्क करवा के देगा। मेजरली काफी कम हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं जो सिल्वर को हॉलमार्किंग करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे राहुल भाई ने बताया कि 35 रुपीज में ही सिर्फ हो रहा है, तो चांदी के बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं जिनको स्क्रैच करना है, टाइम भी लग जाता है, और जिस वजह से मेजरली हॉलमार्किंग जो सेंटर्स हैं वो सिल्वर हॉलमार्किंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो एक बार ये मैंडेटरी होने के बाद अगर ये कंज्यूमर अफेयर्स इसको मैंडेटरी करे, BIS काफी सेंटर्स खोले, इसको मैंडेटरी करे, तो मुझे लगता है सही बोल रहे हैं कि 30% नहीं 50% से चांदी की बिक्री बढ़ जाएगी, क्योंकि कस्टमर को जब रीसेल वैल्यू के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि सही वैल्यू में लिया और सही वैल्यू में बिका, तो उसके आने वाले टाइम के अंदर उसकी बाइंग मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगी, यूजेज भी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर काफी बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट्स भी जो इंडिया के अंदर गोल्ड की एक्सपोर्ट जो लेवल से होती है, हाँ। उस लेवल से इजीनेस ऑफ सिल्वर एक्सपोर्ट्स नहीं है। सिल्वर एक्सपोर्ट्स के बाद ड्यूटी रिफंड में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो हमने मिनिस्ट्री में उठाई हैं। उसको इजीली जो कारीगरी से माल बनता है इंडिया में पूरे वर्ल्ड में नहीं बन सकता। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट्स में उसकी डिमांड है, राइट, लेकिन काफी तकलीफों की वजह से उसके एक्सपोर्ट्स में भी काफी तकलीफ आ रही है। ओके, चलिए, तो बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका, सुरेंद्र मेहता जी आपका, राहुल मेहता जी आपका, हमारे साथ आज चांदी की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि सिल्वर का मार्केट आगे कैसा रहेगा। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।